तो यू गाइस, मेरा नाम आदित्य कुमार है और आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों, आज की इस नए वीडियो में हम लोग मेटल नॉन मेटल क्लास 10 का पार्ट 5 को डिस्कस करेंगे। और लास्ट पार्ट में हमने अलग अलग रिएक्शंस को जाना था, जैसे कि कैल्किनेशन, इलेक्ट्रोलाइसिस, रोस्टिंग, है ना, और हल्का फुल्का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को भी डिस्कस किया था। और हमने जाना था इन सभी प्रोसेस, इन सभी रिएक्शन, इन सभी अलग अलग तरीकों से हम लोग कैसे और से मेटल को स्टार्ट कर सकते हैं। ये हमने सभी मेटल्स को जाना था। तो आज हम हल्का फुल्का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से लेते हुए ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और जल्द इसके एक्सरसाइज के, इसके इंटरनल क्वेश्चंस के भी पार्ट लाएंगे। तो बिना किसी देरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं और आगे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कुछ रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, और डिस्प्लेसमेंट हमें पता है उस प्योर उस मेटल, दूसरे मेटल कंपाउंड के बदले दूसरे एलिमेंट का इस्तेमाल करके उसके आयंस को लेकर उस मेटल को डिस्प्लेस कर दिया जाता है। तो मैंने जो भी कुछ बोला आपको समझ में तो आया नहीं होगा दोस्तों, लेकिन इस रिएक्शन से आप लोग देखे होंगे तब वैसे भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको पता ही है, तो मैं उसमें क्या ही बताऊं। तो एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे मैंगनीज ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम ज़्यादा रिएक्टिव है मैंगनीज से, तो वो क्या करेगा, मैंगनीज को डिस्प्लेस कर खुद ये बना लेगा, है ना, ऑक्साइड, और हीट जनरेशन करेगा। तो ये चीज़ पता है कि अगर कोई भी रिएक्शन होता है, अगर वो हीट जनरेशन करता है, तो उस रिएक्शन को हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं दोस्तों? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। इसी प्रकार से कुछ और रिएक्शंस है, जैसे आयरन ऑक्साइड प्लस विथ एल्यूमिनियम। तो देखिए, इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग रेलवे ट्रैक्स को जोड़ने के लिए करते हैं, चाहे वो हिस्से, वो मशीन के पार्ट्स जहाँ पे वो टूट गए, मशीन के पार्ट जो पार्ट टूट गए वहाँ पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं, तो रेलवे ट्रैक्स को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, इस रिएक्शन में इतना हीट निकलता है कि आयरन पिघल भी जाता है, इनफैक्ट मोल्टन स्टेट में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि इसमें हीट इतना ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो इसमें क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसलिए यहाँ पे आयरन पिघल भी सकता है। और इस रिएक्शन को हम लोग थर्माइट रिएक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये रेलवे ट्रैक्स नहीं तो अलग अलग मशीन के पार्ट्स को जोड़ने में हमारे हेल्प करता है, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, यानी वैसे मेटल को हासिल करना जो एक्टिविटी सीरीज यानी एक्टिविटी सीरीज के टॉप पर है। तो जैसे हमने पहले भी इलेक्ट्रोलाइसिस को डिस्कस कर लिया था। इलेक्ट्रोलाइसिस में कैथोड एनोड होता है, एनोड पॉजिटिव चार्ज, कैथोड नेगेटिव चार्ज, और जो हमको मेटल चाहिए उस मेटल को हम लोग एज ए इलेक्ट्रोलाइट बना कर उस सोल्यूशन में, मतलब उसको सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, उस सोल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बना कर उसमें डाल देते हैं। और होता है क्या, जो पॉजिटिव में है उस पर नेगेटिव वाला एलिमेंट चला जाता है, और जो पॉजिटिव है उस पर नेगेटिव वाला चला जाता है, जो पॉजिटिव पे नेगेटिव और नेगेटिव पे पॉजिटिव। तो जैसे कि अगर यहाँ पे पॉजिटिव है, देखिए जैसे कि सपोज कि यहाँ पे पॉजिटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव कौन होगा? क्लोरीन, तो क्लोरीन इस पर चल जाएगा, और पॉजिटिव क्या था? सोडियम, तो सोडियम इस पर चल जाएगा कैथोड पर, और इस तरीके से कैथोड से वो मेटल हम लोग हासिल कर लेते हैं। तो इस प्रकार से रिएक्शन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं Na+E, तो Na इलेक्ट्रॉन दे दिए तो पॉजिटिव हो गया, तो नेगेटिव पे चल जाएगा, और क्लोरीन नेगेटिव है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है तो ये पॉजिटिव पे चल जाएगा। इस तरीके से रिएक्शन होता है, ठीक है। अब वो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, आप उसको पढ़ सकते हैं। द मेटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिडक्शन, है ना, द मेटल डिस्पोजिट टू द कैथोड, जो कैथोड पे जो मेटल जाएगा वो नेगेटिवली चार्ज होगा, और वेरस जो क्लोरीन है वो नेगेटिव, वो कहाँ चल जाएगा? पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड पर, यानी वो चल जाएगा एनोड पर, ठीक है। ये कुछ रिएक्शन थे जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरीके से एल्यूमिनियम का भी इलेक्ट्रोलाइट और मतलब एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी उसी तरीके से होगा जिस तरीके से सोडियम का हुआ है। आगे बढ़ते हैं और आगे जानते हैं रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मेटल को कैसे रिफाइनिंग किया जा सकता है? तो देखिए, ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं ना, वो हर मेटल्स को हम लोग, बहुत सारे मेटल्स होते हैं, तो सारी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग प्रोसेसेस है, ठीक है। और जो मेटल जो अलग अलग प्रोसेस के द्वारा जो मिलता है वो प्योर नहीं होता है, क्योंकि वो एज फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर पाएंगे। जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर पाएंगे उससे हम लोग ऐसे ले लेंगे, उसको प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है ना। तो कुछ मेटल्स हैं, लेकिन हाँ उसमें क्योंकि इम्प्योरिटीज होते ही हैं, तो कुछ में नहीं होते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ये सब। लेकिन सिल्वर के कोई भी रिएक्शन कर लेता है सल्फाइड सल्फर के साथ, और सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है, वो अलग बात है।
और रोस्टिंग से हम लोग उसको प्राप्त करते हैं, जो हमने डिस्कस कर चुका है। लेकिन ज़्यादातर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की मदद से, यानी इस टाइप के प्रोसेस की मदद से, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग की मदद से हासिल होते हैं। उनको रिफाइन किया जाता है और उनसे वो उस मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अभी इलेक्ट्रोलाइट रिफाइनिंग होता है तो जान लीजिए, कुछ मेटल जैसे कॉपर, जिंक, टिन, निकल, गोल्ड, सिल्वर, ये सब ये इलेक्ट्रोलाइटिकली हम लोग इसे प्रोसेस कर कर निकाल सकते हैं, जिसमें कि इम्प्योर जो मेटल होता है ना, यहाँ पे और डिस्कस करें जरा इलेक्ट्रोलाइसिस को, देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पर सुनिएगा। तो देखिए जो इम्प्योर मेटल्स होते हैं, है ना, वो एनोड से, मतलब ये इम्प्योर मेटल्स क्या हो गए तो सुनो, जैसे कि सपोज करो कि यहाँ पे CuSO4 का एग्जाम्पल है, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लिया तो जो इम्प्योर होंगे वो किससे बना होगा, जो इम्प्योर मेटल होगा, तो इम्प्योर मेटल मेड द एनोड। तो जो CuSO4 में SO4 है, जो इम्प्योर है वो कहाँ, देखिए इम्प्योर मेटल जैसे कि CuSO4, ये इम्प्योर मेटल है, ये प्योर नहीं, इसमें इम्प्योरिटीज है, तो CuSO4, तो CuSO4 डायरेक्टली एनोड को बनाएगा, ठीक है। तो एनोड किससे बना है, CuSO4 से, और यहाँ पे CuSO4 का सोल्यूशन है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। तो जो भी मेटल हमें चाहिए तो उस मेटल का पहले तो एनोड बना देंगे, और उसी मेटल का, उसी इम्प्योर मेटल का हम लोग सोल्यूशन भी बना देंगे, जो इलेक्ट्रोलाइसिस के प्रोसेस में घोल देंगे, और इसी सॉल्यूशन को हम लोग इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। समझिए दोस्तों, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं। समझ गए? अब आगे सुनो। तो इम्प्योर मेटल क्या बना दिया, वो बना दिया किसको, एनोड को। और जो प्योर मेटल है यानी कैथोड, तो उस पे उस प्योर मेटल का स्ट्रिप चाड़ देंगे, उसका स्ट्रिप एक पतली सी लरी, तो जैसे कि कैथोड तो कॉपर का एक स्ट्रिप, कॉपर का एक तार, एक लरी चढ़ा के इसको चिपका देंगे। अब उसमें बिजली पास कराएंगे, तो जब उसमें बिजली पास कराएंगे तो इस कैथोड, इस एनोड में से थोड़ा 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 क्या निकलेगा, कॉपर निकलेगा और वह कैथोड पे जाके चिपक जाएगा। तो सारा कॉपर निकल गया, ठीक है, कॉपर निकल गया, और इसमें चिपकेगा नहीं, वो क्या होगा ना कि सॉल्यूशन में आके गिरेगा। तो जितना कॉपर उस इम्प्योर मेटल का सॉल्यूशन में आके गिरा, उतना कॉपर कहाँ चला जाए, कैथोड पर। तो सारा कैथोड पर धीरे धीरे इसमें से निकल कर इसमें चला गया, और बाद में जब इसका इम्प्योर खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, इम्प्योर। तो इम्प्योर तो SO4 है, तो वो कौन चार्ज, नेगेटिव, तो पॉजिटिव पे ही रह जाएगा, ठीक है। उसके इम्प्योरिटीज किस पर रह जाएंगे, एनोड पे ही रह जाएंगे, और जो नीचे का बचा हुआ कॉपर है ना, वो भी धीरे धीरे खत्म होने पर, इसके खत्म होने के बाद कहाँ चल जाएगा, कैथोड पर, और जो इसका SO4 है वो भी कहाँ चल जाएगा, एनोड पर, ठीक है ना। तो इस तरीके से होगा। तो इस तरीके से हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो मेटल्स फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिट, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटल्स फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट इज डिपोजिट ऑन कैथोड, ठीक है। द सोल्यूबल इम्प्योरिटीज गोइंग टू द सॉल्यूशन वेयरएज इनसोल्यूबल प्रॉपर्टीज सेटल इन द बॉटम। तो जो घुलने लायक है वो तो अलग अलग कैथोड एनोड पे चले गए, लेकिन जो और भी कुछ इम्प्योरिटीज होंगी ना, वो उस एनोड के बॉटम में बैठ जाएगी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनोड मड कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होता है। तो हमने उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, और आप लोग भी नेक्स्ट देखते हैं जिसका नाम है कोरोजन। तो आपने चैप्टर 1 में भी कोरोजन के बारे में जाना था, रेसिडिटी इन कोरोजन, है ना। तो यहीं भी कुछ फॉलोइंग है, तो इसको एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में यहाँ पे 3 टेस्ट ट्यूब लिया गया है और 3 कॉर्क लिया गया, कॉर्क यानी ठप्पा जिसको बंद कर देगा, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में 3 आयरन लेंस, टोटल हर टेस्ट ट्यूब में 3 लाइन लगा, तो 9 आयरन लेंस लिया गया, 9 कील की काठी, आयरन की काठी ली गई है। एक में क्या किया गया है, वाटर डालकर उस आयरन नेल्स को डाल दिया गया, ठीक है, और उसको छोड़ दिया गया। दूसरा में पानी डालकर, आयरन नेल्स डालकर ऑयल छोड़ दिया गया, फिर ठिप्पी लगा दिया गया, ठीक है। तीसरा में क्या होगा, तीसरा में, और ऐसे भी एयर तो हर जगह प्रेजेंट है तो एयर होगा। तीसरा में एक एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड लिया गया, एक ड्राइंग एजेंट है, और उसको आयरन नेल डाल दिया गया है, ठीक है। अब तुमसे इसमें जाने कौन सा रस्ट होगा, तो देखिए सुनिए ध्यान से। सबसे पहले ये तो इजीली रस्ट हो, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में भी है और पानी में भी है, तो रिएक्शन कर जाएगा। इस केस में इसमें देखिए वाटर तो है,
लेकिन बीच में ऑयल है, तो ऑयल क्या कर रहा है ना, द लेयर ऑफ ऑयल प्रिवेंट्स एयर डिजॉल्विंग द वाटर, जो एयर है उसको वाटर में डिजॉल्व होने से रोक रहा है। तो ऑयल किसको रोक रहा है, एयर को वाटर में डिजॉल्व होने से रोक रहा है, जिस चलते उसमें वो आयरन में क्या होगा, वो नहीं लगेगा, रस्ट नहीं लगेगा। और ये जो पानी है ना, ये बॉइल्ड डिस्टिल्ड वाटर है, ठीक है, बॉइल्ड है, ठीक है, जिसमें से एयर को रिमूव्ड कर दिया गया है, समझ गए, तो इसलिए मिलने नहीं दे रहा। और इस केस में ड्राइंग एजेंट है, तो एयर को पकड़कर रिएक्शन कर जाएगा, तो इसके साथ ये रिएक्शन, इसके साथ तो कोई रिएक्शन किया नहीं, इसलिए इस केस में ये भी रस्ट नहीं होगा, ठीक है, ये सब चीज़ है। तो वन में क्या होगा कि मॉइस्चर के चलते वाटर के चलते रिएक्शन किया है ना, और उसमें ऑक्सीजन था, ये सब कुछ बातें थी, तो ये सब जान लीजिएगा। अब हम लोग ज़रा आगे देखते हैं और कुछ टर्म्स इसको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि कोई भी सिल्वर आर्टिकल होता है वो, क्योंकि देखिए एयर में ना सल्फर होता है, सल्फर एक नॉन मेटल है, ठीक है, वो एयर में होता है, हमें पता है कि सल्फर के साथ सिल्वर रिएक्शन करता है। तो देखिए बहुत समय लगता है, लीस्ट एक्टिव है ना, तो जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, सालों साल में रिएक्शन करता है। तो देखिए अगर आपके पास सिल्वर का आपके पास कोई ज्वेलरी होगा ना, देखिएगा ना, उसमें ना अगर बहुत समय से रखा हुआ है तो उस पर ब्लैक कोटिंग आ जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सल्फर के साथ रिएक्शन करके सिल्वर सल्फाइड बना लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है कॉपर जो होता है ये रिएक्शन करता है कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, और ये धीरे धीरे स्लोली है ना, इसका जो साइनी सरफेस होता है वो ग्रीन कोटिंग हासिल कर लेता है। तो कॉपर के ऊपर ग्रीन लेयर आता है क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन कर लिया, और इस ग्रीन सब्सटेंस को हम लोग कॉपर कार्बोनेट कहते हैं, यानी CuCO3, ठीक है। फिर तीसरा है आयरन, ये भी मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्शन कर इसके ऊपर भी ब्राउनी फ्लेकी सब्सटेंस आ जाता है, ब्राउन भूरभूरा टाइप का, अजीब सा उखड़ने लगा, पर नहीं उसको नहीं कहते हैं, जो एक लेयर बन जाता है तब पर पट्टी टाइप का, उसको उखाड़ोगे तो उखड़ेगा, तब वो रस्ट होता है, ठीक है, ये आयरन के ऊपर लग जाता है। तो ये सब चीज़ था, है ना। अब हम लोग आगे देखते हैं, समझते हैं कि हम लोग इस टाइप के जो कोरोजन है, जो रस्टिंग है, इससे हम लोग कैसे छुटकारा पा सकते हैं, ठीक है। तो इस टॉपिक हम लोग जानेंगे प्रिवेंशंस किसका, उसमें हम लोग उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रस्ट खराब होने से, कोरोजन से, ठीक है। तो आयरन के रस्टिंग हम लोग पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, गैल्वेनाइजेशन, क्रोम प्लेटिंग, क्रोमियम का लेयर चढ़ाकर, जिंक का लेयर चढ़ाकर गैल्वेनाइजेशन, है ना, एनोडाइजिंग, एल्यूमिनियम का लेयर चढ़ाकर, चाहे एलॉयज का फॉर्मेशन कर हम लोग आयरन में रस्ट लगने से बचा सकते हैं। तो जैसे एक प्रोसेस है गैल्वेनाइजेशन, एक ऐसा मेथड होता है जिसमें स्टील के ऊपर नहीं तो आयरन के ऊपर रस्ट लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर हम लोग जिंक का लेयर चढ़ा देते हैं, इसको हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल जो होता है वो प्रोटेक्ट अगेंस्ट रस्ट, वो रस्ट से बचता है क्योंकि उसके ऊपर जिंक का कोटिंग लगा हुआ है, और उसको रस्ट होना सबसे पहले जिंक की कोटिंग को तोड़ना पड़ेगा तब तो रस्ट लगेगा, लेकिन जिंक का कोटिंग तो टूटेगा नहीं, ये सब चीज़ है। फिर नेक्स्ट है एलॉय। तो एलॉइंग हमें पता है, एलॉय एक ऐसा मेथड, बहुत अच्छा मेथड होता है मेटल्स के प्रॉपर्टीज को इंक्रीज करने के लिए। इसमें क्या होता है ना कि दो अलग अलग नॉन मेटल, चाहे नॉन मेटल में तो कभी कभार होता है, लेकिन ज़्यादातर मेटल्स में होता है, तो दो अलग अलग तरीके के मेटल्स, चाहे दो से भी ज़्यादा अधिक मेटल्स को मिला दिया जाता है, तो उसको हम लोग एलॉइंग कहते हैं, यानी उसे एक नया प्रकार का मेटल मिलता है जिसका प्रॉपर्टीज भी इनहेंस्ड रहता है, और वो हमें मिलता और उसका अच्छा भी होता है, उसमें रस्ट भी नहीं लगता। तो आयरन, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेटल है जो हर जगह यूज़ होता है, लोहा, ठीक है, हमें पता ही है, लेकिन इसे हम लोग कभी उसके प्योर स्टेट में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें रस्ट लग जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, एक आयरन सॉफ्ट भी रहता है, स्ट्रेचेबल होता है, इजीली अगर गर्म होगा तो उसको हम लोग खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं ना, उसमें अबाउट 0.05% कार्बन मिला देते हैं, कार्बन, क्योंकि वो हार्ड हो जाए और स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें जब इसका एलॉय फॉर्मेशन करते हैं तो आयरन को हम लोग निकल और क्रोमियम के साथ मिला देते हैं। तो जब आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिला देते हैं ना, तो वो एक स्टेनलेस स्टील बनाता है। जो आपके घर में जो थाली उली होगा उसमें निकल और क्रोमियम मिलाया गया है, किसमें, आयरन में। तो मैंने कहा था दो मेटल नहीं तो दो से अधिक मेटल्स तो मिला दिया गया, तो ये क्या हो गया,
एलॉइंग कहलाएगा, जिस चलते ये हार्ड भी हो गया और ये रस्ट भी नहीं लगेगा और ये क्रोमियम के चलते चमकता भी है, तो क्रोमियम चमका भी देता है उसको। तो दस आयरन इज मिक्सड विथ ना, और फिर आयरन को हम लोग अलग अलग सब्सटेंस में भी मिला सकते हैं, उसको प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ हो गया। तो एन एलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर आप लोग 9th में पढ़े होंगे, जिसके पार्टिकल्स यूनिफॉर्म होते हैं, उसके पार्टिकल्स को हम लोग अलग अलग नहीं कर सकते हैं ना उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो एलॉय का डेफिनेशन पता है, दो या दो से अधिक मेटल को मिला करके वो एलॉयज बना जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गया। फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, प्राइमरी मेटल लेंगे, फिर उसमें किसी दूसरे एलिमेंट्स को डिसॉल्व करेंगे एक डिफाइंड प्रोपोर्शन में, एक सही मात्रा में, उसको फिर ठंडा करेंगे रूम टेम्परेचर पे, तब जाके वो एलॉय बन जाएगा। जैसे आप लोग 24 कैरेट गोल्ड देखो, वो बहुत सॉफ्ट होता है, ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है, उसको दबाएंगे हम दब जाएगा, इसीलिए उस टाइप के गोल्ड को हम लोग सोना का बिस्किट बना के रखते हैं, और वो ज्वेलरी बनाने के सूटेबल नहीं है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसमें नहीं तो सिल्वर नहीं तो कॉपर मिला देते हैं, जिससे तो वो हार्ड हो जाए। और जनरली इंडिया सबसे बेस्ट जो कॉपर जो गोल्ड का जो सबसे बेस्ट गोल्ड मिलता है ज्वेलरीज के रूप में, वो 22 कैरेट गोल्ड होता है। अगर उसमें 22 पार्ट प्योर गोल्ड है तो 2 पार्ट कोई एलॉयड वाला एलिमेंट होगा, नहीं तो कॉपर होगा नहीं तो सिल्वर होगा, ठीक है, तो उससे वो बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है और ये सब चीज़ें अब आगे देखते हैं। एक तो डी नो में था, इसमें से पूछते नहीं चलेंगे, लेकिन हम लोग जान लीजिए। यहाँ पे कुछ और चीज़ दिया गया है, जैसे कि एक मेटल है मरकरी, तो मरकरी के एक एलॉय बनते हैं जिसे हम लोग एमलगम कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी उनमें बहुत लो होती है और उनका मेल्टिंग पॉइंट भी लो होता है। किसके अगेंस्ट पे, किसके कंपैरिजन में, उनके प्योर स्टेट ऑफ मेटल्स में, ठीक है। जैसे कुछ एक एलॉय है, एक तो हमें अभी तक हमने दो मतलब एलॉय देखा, पहला तो स्टेनलेस स्टील देखा इसमें आयरन रस्ट क्रोमियम से बना है, दूसरा हमें एमलगम देखा जो कि मरकरी का एलॉय है, और तीसरा हम लोग देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्रास। और इसी याद रखिएगा, जितने भी प्रकार के नॉन मेटल एलॉयज होंगे उनमें उनके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट थोड़े लो होते हैं, ठीक है, कंपेयर्ड टू देयर प्योर मेटल्स। जैसे कि एक और एलॉय है, तीसरा हमारा एलॉय है जिसका नाम है ब्रास, ये कॉपर और जिंक का एलॉय है, जिसमें कॉपर 70% होता है, जिंक 30% होता है, ठीक है। चौथा है ब्रॉन्ज, है ना, तो ये कॉपर और टीन के मदद से बना है, टीन का केमिकल सिंबल होता है ऐसा SN, है ना, ये भी गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। और ये सब हो गया दूसरा। और यहाँ पे जो कॉपर होता है ना, क्योंकि कॉपर से हम लोग इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल वायर बना सकते हैं, लेकिन जो यहाँ पे ब्रॉन्ज है उसमें बिजली पास नहीं करेगा, भले उसमें कॉपर ही क्यों ना हो, ठीक है। तो फिर 5 हो गया। छठा हमारा है सोल्डर, ठीक है, ये भी एक एलॉय है लेड और टीन का, है ना, और इसका भी मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। तो इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, अलग अलग वायर को वेल्डिंग करके जोड़ने के लिए इसका इस्तेमाल होता है सोल्डर का, ठीक है, ये सब चीज़ है। तो यहाँ तक आप लगभग आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। यहाँ पे एक और मोर टू नो समथिंग में कुछ है। अब यहाँ पे लिखा है दी वंडर ऑफ एशियंट इंडियन मेटलर्जी, अब है ना, एक बहुत अच्छा सा है, एक अकल्पनीय चीज़ यहाँ पे है। जैसे एक आयरन पिलर है कुतुब मीनार के पास दिल्ली में, जो कि आज से 1600 साल पहले बनाया गया था इंडियन वर्कर्स के द्वारा, ठीक है। और एक ऐसा ये आयरन पिलर है जो अभी तक इसमें रस्ट नहीं लगा है, ठीक है, सोचो कितना साल पुराना बात है। और ये जो पिलर है ये 8 मीटर हाई है और इसका वेट है 6 टन, 6000 किलो, ठीक है। आप सोच सकते हैं जो 1600 साल पहले बना हुआ है, 1600 से ज़्यादा ही हो रहा होगा, वो आयरन पिलर में अभी तक रस्ट नहीं लगा। सोचो उसमें किस प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है दोस्तों, है ना। तो अभी तो साइंटिस्ट सब देख रहा है क्यों नहीं लगा, क्या कारण है उसमें। उसमें लग रहा है कि उसमें कुछ अलग अलग, इसमें भी एलॉय का ही कुछ है, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट इजीली समझ में आया होगा, और इस पार्ट आपको बिल्कुल भी अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट हम जरूर लाएंगे, बहुत जल्द लाएंगे, और नेक्स्ट चैप्टर भी लाएंगे, है ना। हम लोग एडीटी हमको करना है बायोलॉजी का नेक्स्ट पार्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए इंटरेस्टिंग से वीडियो में। तो जय हिंद दोस्तों।